नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। छत्तीसगढ़ की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाते हैं। टूल किट मामले पर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान तेज हो गया। बीजेपी ने आज प्रदेश के सभी जिलों में जेल भरो आंदोलन किया है। पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ केस दर्ज किए जाने के विरोध में बीजेपी ने लगातार प्रदर्शन किए। राजधानी रायपुर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में 5 नेता सिविल लाइन थाना पहुंचे। दोपहर 3 बजे से शाम को 5 बजे तक थाने के सामने गिरफ्तारी देने के लिए बैठे रहे। पुलिस ने नेताओं से कहा कि उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी। नई बिलासपुर में सिविल लाइन थाने के बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, विधायक कृष्णमूर्ति बांधी समेत भाजपा नेता धरने पर बैठे। महासमुंद में राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम, भाजपा जिलाध्यक्ष रूप कुमार चौधरी, पूर्व विधायक विमल चोपड़ा, पूर्व विधायक रामलाल चौहान, पूर्व संसदीय सचिव पूनम चंद्राकर ने कोतवाली परिसर में धरना प्रदर्शन किया। बिलासपुर सांसद अरुण साव ने बीजेपी नेताओं के साथ पेंड्रा में धरना दिया। सभी विधायक, पूर्व मंत्री, सांसद, संगठन के नेता इस धरने में अलग अलग जगहों पर शामिल हुए। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, महासमुंद, कोरबा, ये तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग शहरों की हैं। जब बीजेपी नेताओं ने टूलकिट मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह पर एफआईआर के विरोध में जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारी दी। राजधानी रायपुर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में 5 नेता सिविल लाइन थाने पहुंचे, तो वहीं दुर्ग में सांसद सरोज पांडे ने सिटी कोतवाली के बाहर धरना दिया। इसके अलावा बिलासपुर, महासमुंद, कोरबा और जशपुर सहित लगभग सभी जिलों में बीजेपी नेता गिरफ्तारी देने थाने पहुंचे। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो टूलकिट के माध्यम से देश और पीएम मोदी को बदनाम करना चाहती है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने हमारे 2 नेताओं के खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज की। हम लोगों ने भी, बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं ने उसको रीट्वीट किया है। अगर सरकार में दम है तो हम सब कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी जुर्म दर्ज करें, हमें भी गिरफ्तार करें। जिस प्रकार से रवैया है और जिस प्रकार से सरकार के द्वारा दमनात्मक नीति जो अपनाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज उसका जवाब देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक व्यक्ति पर एफआईआर करके उसे जेल में बंद करने की बात करना, हम मुख्यमंत्री जी को आज ये कह रहे हैं कि आपकी जेल में इतनी ताकत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप भर सकें, आपकी जेल छोटी पड़ जाएगी। इस कांग्रेस के पास में सच को बोलना अगर गुनाह है और उसके लिए एफआईआर होता है, छत्तीसगढ़ के एक एक कार्यकर्ता के ऊपर में धारा लगाई जाए और हम सब लोगों को गिरफ्तार किया जाए, इसी मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ पर धरने में बैठे हैं। गिरफ्तारी देने पहुंचे बीजेपी नेताओं को पुलिस ने ये कहा कि उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है, इसलिए गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन बीजेपी नेता थाने के सामने शाम 5 बजे तक गिरफ्तारी देने बैठे रहे। बीजेपी के जेल भरो आंदोलन पर कांग्रेस भी कहाँ चुप बैठने वाली थी। राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाबी हमला किया। बीजेपी ने खुद टूलकिट बनवाई और कांग्रेस का नाम लिया। उन्होंने कहा कि रमन सिंह से ट्वीट संबंधी डॉक्यूमेंट मांगे जाएं। नहीं देने की स्थिति में पुलिस तत्काल गिरफ्तार करे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी बीजेपी कई मौकों पर टूलकिट बनाकर कांग्रेस को बदनाम कर चुकी है। ये बात स्पष्ट हो गई है कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई काम उनके पास में बचता नहीं या किसी चीज को कर नहीं पाते, तो डुप्लीकेट और फर्जी चीजों को करने का काम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए, देश का ध्यान विषय से भटकाने के लिए ये टूल किट की साजिश रची है। इसके लिए भाजपा को कभी माफ नहीं किया जा सकता। जाहिर है, टूलकिट मुद्दे पर एक दिन पहले भी बीजेपी नेताओं ने अपने अपने घरों पर धरना देकर रमन सिंह पर एफआईआर का विरोध जताया था। पूरे प्रकरण को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में जो तूफान मचा है, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। क्या टूलकिट मुद्दे के बहाने राज्य सरकार को घेरने की कोशिश है? क्या जेल भरो अभियान के जरिए ताकत दिखाना चाहती है बीजेपी? क्या राज्य सरकार पर पलटवार का संदेशा दिल्ली से आया है? सवाल ये भी कि क्या डी पुरंदेश्वरी की सख्ती के बाद एकजुटता दिखा रहे हैं पार्टी के नेता? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर टूलकिट के मुद्दे पर कौन सच्चा है, कौन झूठा?
बहरहाल छत्तीसगढ़ की सियासत में टूल किट के मुद्दे पर शुरू हुए दंगल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से अभी कई दांव चले जाएंगे, ये तो तय है। सौरभ सिंह परियार, IBC 24, रायपुर। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का फोटो प्रिंट हो रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस और भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के बीच में ट्विटर पर एक वॉर छिड़ गया। पिछले दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो को लेकर हमला बोला था, जिस पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष ने पलटवार करते हुए कांग्रेस और छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला बोला। उन्होंने अपने ट्वीट में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर भूपेश बघेल की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि जयराम रमेश को यह भी देखना चाहिए कि कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि इसे देखकर बुरा नहीं मानेंगे। वहीं पूर्व CM रमन सिंह ने भी लिखा कि राज्य में वैक्सीनेशन का काम रुका पड़ा है, लेकिन वैक्सीन सर्टिफिकेट पर फोटो को लेकर चिंता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले में डेडिकेटेड कोविड अस्पताल और कोविड लैब का लोकार्पण किया। रायपुर स्थित CM हाउस से वर्चुअली कार्यक्रम में जुड़े मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का ऐलान भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्सेज से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि यदि हम सब सावधान रहेंगे तो कोरोना की तीसरी लहर को आने नहीं देंगे। कार्यक्रम में मंत्री TS सिंहदेव, मोहम्मद अकबर, जय सिंह अग्रवाल, सांसद ज्योत्सना महंत और विधायक KK ध्रुव शामिल हुए। आपको बता दें कि डेडिकेटेड कोविड अस्पताल का करीब 150 साल पुराने सैनिटोरियम अस्पताल परिसर में निर्माण हुआ है। 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 66 बेड के डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में वेंटिलेटर समेत 150 ऑक्सीजन सिलेंडर और सभी जरूरी सुविधाएं होंगी। अस्पताल के लिए एक वेंटिलेटर, 4 बाईपैप मशीन, सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन स्थापित की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है। सब सावधान रहेंगे तो तीसरी लहर को आने भी नहीं देंगे। गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़ का नया जिला है। कोरोना का मुकाबला हम पूरी मजबूती के साथ कर सकें, इस सिलसिले में जिला मुख्यालय में 30 लाख रुपए की लागत से 66 बेड डेडिकेटेड कोविड अस्पताल की स्थापना की गई। इस नए अस्पताल में वेंटिलेटर सहित सभी जरूरी सुविधाएं होंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर जैव विविधता की 5 श्रेणियों में राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को सम्मानित किया। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड की ओर से निर्मित की गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेहमान परिंदे का लोकार्पण किया। बोर्ड की ओर से प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन किया। CM ने कहा कि छत्तीसगढ़ जैव विविधता के मामले में एक संपन्न राज्य है। यहाँ की वैभवपूर्ण संस्कृति में हमेशा से जैव विविधता का महत्व रहा है। प्रदेश ही नहीं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने में महत्वपूर्ण कार्य में हम सबको आगे आने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जैव विविधता न केवल प्रदेश के लोगों की बल्कि पूरी मानवता की धरोहर है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडलीय उप समिति की वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें खरीफ सीजन 2020-21 में सरप्लस धान का निराकरण नीलामी के माध्यम से करने और सरप्लस धान के विक्रय के लिए नीलामी से प्राप्त दरों पर चर्चा की गई। बैठक में चर्चा हुई कि मार्कफेड द्वारा नीलामी में प्राप्त अधिकतम दरों पर सरप्लस धान का विक्रय किया जाएगा। बैठक में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल शामिल हुए। बैठक में 17 मई से 20 मई 2021 को खत्म हुई धान की नीलामी में प्राप्त दरों के अनुमोदन के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। वहीं रबी सीजन के धान की आवक, वर्षा ऋतु के शीघ्र आगमन की संभावना, धान की नीलामी में प्रस्तुत मात्रा में सापेक्ष में वर्तमान दरों के संबंध में विचार विमर्श किया गया। छत्तीसगढ़ शासन ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रावधानित 10% पदों के सीमा बंधन का नियम शिथिल कर दिया है।
शासन ने सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए 10% पदों के सीमा बंधन में 31 मई 2022 तक के लिए छूट दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 18 मई को हुई कैबिनेट मीटिंग में सीमा बंधन में छूट देने का निर्णय हुआ था। इसके परिपालन में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने आज सभी विभागों, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, सभी विभाग अध्यक्षों, संभाग आयुक्तों, कलेक्टर्स को परिपत्र जारी कर दिया है। जारी परिपत्र में कहा गया कि तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए 10% पदों का सीमा बंधन होने से कुछ विभाग और उनके अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकंपा नियुक्ति के लिए रिक्त पद उपलब्ध नहीं थे और प्रकरण लंबित थे। अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के निराकरण की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा पूर्व में प्रावधानित 10% पदों के सीमा बंधन को 31 मई 2022 तक के लिए शिथिल किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में अनुकंपा नियुक्ति के तृतीय श्रेणी पदों पर जो 10% सीमा बंधन था उसको आगामी 1 वर्ष 31 मई 2022 तक शिथिलीकरण का आदेश जारी कर दिया है। निसंदेह आज के कोरोना काल में यह आदेश बहुत ही स्वागत योग्य है। जारी आदेश का मैं स्वागत करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर ढलान पर आ चुकी है, लेकिन अभी से तीसरी लहर की चुनौतियों को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई। आशंका जताई जा रही कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित छोटे बच्चे होंगे। आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में पहली लहर में 5% बच्चे और दूसरी लहर में करीब 8% बच्चे प्रभावित हुए हैं। अनुमान है कि तीसरी लहर में 30% तक बच्चे प्रभावित होंगे। प्रदेश में 14 साल की उम्र तक करीब 60 लाख बच्चे हैं, लिहाजा बड़े पैमाने पर बच्चों के लिए आईसीयू सेटअप तैयार करने की तैयारी है। इसके लिए मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में पीआईसीयू की क्षमता बढ़ाकर दोगुनी की जा रही है। इन आईसीयू में काम करने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ की आवश्यकता पड़ेगी, लिहाजा एडल्ट आईसीयू में काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षित करने की योजना है। जल्दी इनका प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाएगा। स्टेट की तरफ से हमने तैयारी चालू कर दी है। जैसा कि सबको डर है कि बच्चों की संख्या बढ़ेगी, तो पीडियाट्रिक आईसीयू पे अभी स्पेशल फोकस है। पहले भी पीडियाट्रिक बच्चे आए बट बहुत कम संख्या में आए। अब मेन फोकस है पीडियाट्रिक आईसीयूज़ को स्ट्रेंथन करना। बहुत एग्रेसिव ट्रेनिंग होगी, नर्सिंग स्टाफ की भी ट्रेनिंग होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एचआर जो मैन पावर है, जो हेल्थ केयर पर्सनल है, उनकी भी बहुत एग्रेसिव ट्रेनिंग स्टार्ट होगी पीडियाट्रिक केयर के लेके, ताकि सब मिलकर एक स्ट्रॉन्ग टीम बना सके और अगर नंबर्स ज़्यादा हुए तो वी कैन हैंडल दिस। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए एक राहत की खबर है। केंद्र सरकार के उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए 300 वायल इंजेक्शन भेजे हैं। ये इंजेक्शन 84 मरीजों के लिए पर्याप्त होंगे। राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज में इसका इस्तेमाल होगा। हालांकि छत्तीसगढ़ के डॉक्टर्स कहते हैं कि इंजेक्शन की ये खेप भर्ती सभी मरीजों के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि राज्य में ब्लैक फंगस के भर्ती मरीजों की संख्या 110 के पास पहुंच चुकी है और ऐसे में प्रदेश के 26 मरीजों को एम्फोटेरेसिन बी नाम के इंजेक्शन के लिए परेशान होना पड़ेगा। मरीजों की संख्या बढ़ने के अलावा छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में इसकी डिमांड अचानक से बढ़ी, लेकिन मरीज दवा को लेकर परेशान थे। हालांकि केंद्र ने अपनी तरफ से राज्यों में मरीजों की संख्या के आधार पर आज इंजेक्शन के लॉट भेजे हैं। छत्तीसगढ़ में कोविड काल में लगातार अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी समेत तमाम लोग बर्नआउट सिंड्रोम नाम की एक बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं। इस बीमारी में लोगों में चिड़चिड़ापन, सिरदर्द, डर, थकान, कमजोरी, हल्का बुखार, भूलने जैसी बीमारियों के लक्षण हैं। इसके अलावा त्वचा संबंधी रोग जिसमें शरीर में दाग धब्बे, बाल झड़ना शामिल है। रायपुर मेडिकल कॉलेज की एक्सपर्ट डॉक्टर सुरभि दुबे ने बताया कि ओपीडी में आने वाले 20% मरीजों को इस तरह के लक्षण हैं, जो कि चिंता का विषय है। उनका कहना है कि अगर इस तरह की समस्या आगे लगातार बनी रही तो मरीज आगे चलकर ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, शिकार हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि मरीजों को ओपीडी में स्ट्रेस कम करने, भरपूर नींद लेने, ओवर वर्क को कम करने और अच्छी डाइट लेने की सलाह दी जा रही है।
जो नॉन स्टॉप काम करते जा रहे हैं इस पैंडेमिक में, और रेस्ट कहीं नहीं मिल रहा, ना फिजिकल ना मेंटल पीस कहीं मिल रहा है। तो उस वजह से ये एक बर्नआउट जो हम फेस करते हैं कि बस बहुत हो गया यार, अब मुझे नहीं करना, इसे हम बर्नआउट बोलते हैं सादे शब्दों में। तो ये एक बहुत बड़ा एक उभरता हुआ चैलेंज जो है हम फेस कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर की लिस्ट में शामिल नहीं होने के कारण देश भर के फार्मासिस्ट सरकार से बहुत नाराज हैं। उन्होंने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को चेतावनी देकर कहा कि फार्मासिस्ट को भी स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिसकर्मियों की तरह कोरोना वॉरियर माना जाए, क्योंकि पिछले 1 साल से लगातार फील्ड पर रहकर वो लोगों को कोरोना और ब्लैक फंगस जैसी आवश्यक दवाओं की सप्लाई करते रहें। लगातार अस्पताल उनको जाना पड़ता है। ऐसे में वो डॉक्टर्स कोरोना और ब्लैक फंगस जैसी अन्य बीमारियों के मरीजों और उनके परिजनों के संपर्क में आते रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 15 फार्मासिस्ट कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। फार्मासिस्ट एसोसिएशन का यह मानना है कि इनको कोरोना वॉरियर की लिस्ट में शामिल करना अति आवश्यक है। चेतावनी भी दी कि अगर सरकार ने मांग नहीं मानी तो मेडिकल स्टोर बंद कर देंगे। दवा उपलब्ध कराने में हमने कहीं कसर नहीं छोड़ी है, परंतु आज स्थिति ऐसी हो गई है कि दवा विक्रेता जब दवा बेचता है तो कहीं ना कहीं सीधा उनका सरोकार जो होता है कोविड मरीजों से हो जाता है। तो हमने सरकार से मांग रखी है कि हमको भी कोरोना वॉरियर का दर्जा दिया जाए और जो सुविधाएं कोरोना वॉरियर को मिलती है हमको मिलनी चाहिए। मुख्य रूप से हमने मांग की है कि टीकाकरण में हमको और हमारे कर्मचारियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीन के 61,643 डोज खराब हो गए। इनमें कोरोना वॉरियर, फ्रंटलाइन वर्कर और 45 साल से अधिक उम्र के अलावा 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के वैक्सीन भी शामिल हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के 56,608 जबकि राज्य सरकार के 5,039 वैक्सीन डोज अब तक खराब हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक 45 साल से अधिक उम्र के 6,19,970 डोज बचे हैं। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए 1,25,000 वैक्सीन बचे हैं। वहीं आज राज्य सरकार को 2 लाख वैक्सीन के और डोज मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग इन वैक्सीन का इस्तेमाल 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण करने में करेगी। 68,40,210 इसमें हमने टीकाकरण 61,67,632 कर दिया है। 6,16,970 टीके हमारे पास स्टॉक में हैं। 56,608 टीके अभी तक खराब हुए हैं। ये 0.83% होता है। जो वेस्टेज का है, वैक्सीन वेस्टेज कितनी हो रही है इसकी बात आती है, तो 0.83 का। राज्य सरकार ने अपनी ओर से जो अभी तक टीके मंगाए हैं 7,97,110, उसमें 6,66,101 टीके हमने लगा लिए हैं। 1,25,970 टीके बचे हुए हैं। जो खराब हुए हैं टीके वो 5,039, जो 0.63 होता है। तो टीकाकरण की वेस्टेज की भी जो स्थिति है उसकी भी जानकारी हम लोगों ने दी। छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी हमले के संबंध में रायपुर के एक डॉक्टर ने एनआईए को पत्र लिखा है। डॉक्टर शिव नारायण द्विवेदी ने पत्र के माध्यम से एनआईए को बताया कि हमले के दौरान वो वहां मौजूद थे, क्योंकि साल 2013 में वो कांग्रेस के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव थे और इस वजह से कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में शामिल हुए थे, जहां नक्सली हमले में उनको गोली भी लगी थी। उन्होंने कहा कि 8 साल बीत गए लेकिन अब तक उनका कोई बयान नहीं लिया गया। एनआईए उनका बयान ले, जिससे घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाए। हमले के दौरान तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल समेत कई वरिष्ठ नेता उस हमले में मारे गए थे। कई लोग जख्मी हुए थे। 25 मई को झीरम हमले की 8वीं बरसी पर वो अपने दिवंगत नेताओं को इंसाफ दिलाने के लिए 1 दिन का धरना देंगे। प्रदेश सरकार से भी इसकी जांच तेज करने की मांग की है। झीरम जो घटना हुई थी नक्सली हमला, उसमें 8 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उस घटना में मैं था, प्रत्यक्षदर्शी भी था, घायल भी था, प्रदेश सचिव था कांग्रेस के उस वक्त में। 8 साल हो गए, हम लोग को न्याय नहीं मिला। तो एनआईए जांच कर रही है, वो आज तक बयान नहीं लिए हम चाहते हैं कि उसमें जो हम देखे हैं, जिसके ऊपर हमको शंका है, उन सब के बारे में हम बताएं, इसलिए हम अपना बयान देना चाहते हैं। मेरा पत्र लिखा है। किरंदुल थाना क्षेत्र के बैंगपल्ली में पुलिस और नक्सलियों के बीच में जबरदस्त मुठभेड़ में एक नक्सली को पुलिस ने मार गिराया। नक्सल कैंप को ध्वस्त कर दिया। मुठभेड़ के बाद नक्सली जंगलों की आड़ में भाग गए। सर्चिंग के दौरान पुलिस को 5 किलो का आईडी, भरमार बंदूक, बड़े नक्सल लीडर्स के पिट्ठू और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद हुई है।
दंतेवाड़ा एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के मुताबिक दंतेवाड़ा सुकमा बीजापुर के सरहदी इलाके में बड़े नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर ऑपरेशन चलाया गया। लगभग दोपहर 12 बजे बीजापुर के बॉर्डर पर नक्सली कैंप पर जवानों ने हमला किया। तकरीबन 1 घंटे तक गोलीबारी के बाद नक्सली भाग खड़े हुए। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर बेनपल्ली गांव और थाना किरंदुल में नक्सलियों के साथ करीब 1 घंटे फायरिंग चली। फायरिंग में पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली भागने लगे। सर्चिंग में हमें एक माओवादी डेड बॉडी मिली है। उसके साथ काफी सारे 3 पिट्ठू मिले, वॉकी टॉकी, 2 ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड, देसी ग्रेनेड, इंसाफ का मैगजीन, 2 कंट्रीमेड वेपन्स मिले। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।